नमस्कार, मैं डॉक्टर वासु वर्मा, प्रोफेसर ऑफ होम साइंस, गवर्नमेंट डीवी गर्ल्स पीजी कॉलेज, रायपुर। आज आपको बीएससी पार्ट 3 फूड प्रिजर्वेशन का तीसरा यूनिट और बीए पार्ट 3 पेपर 2 का फूड प्रिजर्वेशन के अंतर्गत ड्राइंग एवं डिहाइड्रेशन के बारे में जानकारी दूंगी। डिहाइड्रेशन फल एवं सब्जियों से पूर्ण नियंत्रण में जल के अंश को अलग कर देना, जो कि उनके पोषक मूल्य को प्रभावित किए बिना संभव हो, निर्जलीकरण या डिहाइड्रेशन कहलाता है। पर्पस: भोज्य पदार्थों की सेल्फ लाइफ को बढ़ाने में जो उसके अंतर्गत वाटर एक्टिविटी रहती है उसको रिमूव कर दिया जाए, हटा दिया जाए, तो उससे लाइफ बढ़ जाती है। और उसी प्रकार से माइक्रोबियल ग्रोथ को, भोज्य पदार्थों में पाए जाने वाले माइक्रोब्स और एंजाइम्स की एक्टिविटी को रोकने से भी भोज्य पदार्थ लंबे समय तक के सुरक्षित रहते हैं। भोज्य पदार्थों को अगर जब सुखाया जाता है तो वो भोज्य पदार्थ, उसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू और ईटिंग क्वालिटी जो है वो ड्राइंग करने से अपेक्षाकृत थोड़ी कम हो जाती है। इसलिए बड़े बड़े साइंटिस्टों ने ये देखा कि अगर थोड़ा सा डिजाइन करके कुछ ऑपरेशन तैयार किया जाए जो डिहाइड्रेशन के इक्विपमेंट्स में होते हैं, तो इसके लाइफ को और इसके जो डिटेरियोरेशन की जो पीरियड होता है उसको मिनिमाइज करने में ये हेल्प करते हैं। कुछ बातें हैं जो सूखना और निर्जलीकरण, ड्राइंग और डिहाइड्रेशन में मूलभूत क्या अंतर है, ये थोड़ा आपको बताना चाहूंगी। जो ड्राइंग प्रोसेस होती है ये नेचुरल प्रोसेस है, जबकि डिहाइड्रेशन एक आर्टिफिशियल प्रोसेस है। ड्राइंग में क्लाइमेटिक कंडीशन नहीं देखी जाती, जबकि कंट्रोल नहीं देखी जाती, जबकि डिहाइड्रेशन में क्लाइमेटिक कंडीशन को कंट्रोल करके रखा जाता है। जो ड्राइंग की प्रोसेस होती है, सुखाने की प्रोसेस होती है, इसमें उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी बनी नहीं रह पाती, और जबकि डिहाइड्रेशन में भोज्य पदार्थों की क्वालिटी बहुत अच्छी बनी रहती है। ये ड्राइंग करते समय बहुत सारी जगह की आवश्यकता होती है, स्पेस की ज़्यादा जरूरत होती है, जबकि डिहाइड्रेशन कम जगह में भी बहुत अच्छे से किया जा सकता है। जो ड्राइंग की होता है, जब सुखाया जाता है भोज्य पदार्थों को, तो वो डस्ट से, कीड़े मकोड़े से, बर्ड्स से कंटामिनेट हो सकते हैं, जबकि डिहाइड्रेशन में सैनिटरी कंडीशन कंट्रोल रहता है और किसी प्रकार से अशुद्धता नहीं देखी जाती। ड्राइंग का जो तरीका है, विधि है, सुखाने की विधि है, ये कम खर्चीला होता है, जबकि डिहाइड्रेशन बहुत खर्चीला माना जाता है। ये फिश को डिहाइड्रेट कर रहे हैं। भोज्य पदार्थ के अंतर्गत फिश है जिसके लिए काफी जगह दिख रहा है। ये सन ड्राइंग हो रहा है, सूर्य की किरणों से सूख रहा है, जबकि दूसरे स्लाइड में जो डिहाइड्रेशन कैबिनेट में भोज्य पदार्थों को रख करके सुखाया जा रहा है। तो ड्राइंग में ज्यादा स्पेस लग रहा है, जबकि डिहाइड्रेशन में स्पेस की मात्रा कम है। कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं जिसको कि ध्यान में रख करके हम इसके अध्ययन करते हैं। वाटर का जो वाटर रिमूव करके जो भोज्य पदार्थ तैयार किया जाता है उसमें उसकी क्वालिटी को डैमेज नहीं होने देते, यानी कि जो पानी जलांश को हटाया जाता है तो उस समय उसकी क्वालिटी खराब नहीं होनी चाहिए। और उसी प्रकार से जो ड्राइंग कंडीशन होता है, ड्राइंग में नेचुरल कंडीशंस जो कि सोलर ड्राइंग या सेल्फ ड्राइंग होता है, तो उसमें उसके नेचुरल कंडीशंस को रखा जाता है, नेचुरल टाइप से रहते हैं। और उसी प्रकार से कंट्रोल ड्राइंग यानी कि डिहाइड्रेशन में ओवन या डिहाइड्रेटर का उपयोग किया जाता है। ड्राइंग इज मोस्टली यूज्ड फॉर फूड प्रिजर्वेशन। इसको हम फूड प्रिजर्वेशन के लिए विशेष रूप से उपयोग में लाते हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ ड्राइंग एंड डिहाइड्रेशन: जो विभिन्न प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरिया, फंगस, मोल्ड, ये जो होते हैं, इनको अपने ग्रोथ करने के लिए पानी की आवश्यकता होती है, जल की आवश्यकता होती है। और अगर
ये उसको पनप जाते हैं तो भोज्य पदार्थ को स्पॉइल कर देते हैं, खाने योग्य नहीं रखते हैं। और जब इसको हम विभिन्न प्रकार से पानी की मात्रा को हटा दें तो जो पैथोजेंस होते हैं ये अपना फूड चेन नहीं बढ़ा पाते हैं और भोज्य पदार्थों से उसको अलग कर देते हैं, तो वो भोज्य पदार्थ की सेल्फ लाइफ बढ़ जाती है और वो फूड प्रोडक्ट है जो है लंबे समय तक के सुरक्षित रहते हैं। ये भोज्य पदार्थ हैं, डिफरेंट टाइप के फ्रूट्स हैं जिसमें पानी की मात्रा काफ़ी अच्छी होती है। इस पानी में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। इसको जब डिहाइड्रेट किया जाता है, कैबिन में डाला जाता है, तो ये जलांश जो है वो निकल जाते हैं, रिमूव हो जाते हैं, जिसके कारण भोज्य पदार्थ ड्राई होकर के बाहर आते हैं और उसमें जलांश नहीं होने के कारण वो लंबे समय तक के सुरक्षित रहता है। ये कुछ प्रिंसिपल्स पर बेस्ड होते हैं। ड्राइंग और डिहाइड्रेशन आइडियल प्रोसेस होते हैं जो कि विभिन्न प्रकार के मटेरियल्स जैसे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सीरियल्स, पल्सेस, दालें, दूध, मीट, फिश, इन सब में से मॉइस्चर को हटा देने से लंबे समय तक के सुरक्षित रहते हैं। एक फ्लो चार्ट है जो कि ड्राइंग की प्रोसेस को बताता है। हमने कुछ फ्रूट्स लिए हैं, फ्रूट है उसको धोया जाता है, साफ किया जाता है, उसको प्रिपरेशन की जाती है, उसमें से प्री ट्रीटमेंट की जाती है, कुछ छिलके, डंठल या गुठली वगैरह निकाला जाता है, स्प्रेडिंग की जाती है, ट्रे में उसको फैलाया जाता है और उसके बाद ड्राइंग की प्रोसेस होती है जो पोस्ट ड्राइंग डिहाइड्रेशन ट्रीटमेंट दिया जाता है। जैसे उसको सुखाने के लिए मतलब कौन कौन सी विधियां हम अपनाएंगे, उसके बाद पैकेजिंग की जाती है, स्टोर किया जाता है। इस तरह से कोई भी भोज्य पदार्थ को लंबे समय तक के हम सुरक्षित रख सकते हैं। और उसी प्रकार से एप्पल को हमने एक फ्लो चार्ट से बताया है कि एप्पल को किस टाइप से ड्राई किया जाता है या डिहाइड्रेट किया जाता है। हमने कुछ अच्छे वाले स्वस्थ फल लिए एप्पल के और उसको साफ किए, पानी से अच्छे से साफ किए, उसकी पीलिंग किए और उसके बीज को निकाल करके उसके छोटे छोटे लगभग 3/8 इंच रिंग्स बनाए उसके छोटे छोटे और उसको प्री ट्रीटमेंट दिए, जैसे कि एंटी डार्कनिंग सॉल्यूशन में डाल करके कि वो गाढ़ा ना होने पाए, डार्क ना होने पाए, तो नमक पानी में डाल करके या फिटकरी पानी में डाल करके उसको हमने ट्रीट किया था। और उसके बाद ट्रे में उसको बिछा देते हैं। भोज्य पदार्थ को लगभग 6 से 12 घंटे लगते हैं ड्राई होने में और उसकी फिर पैकेजिंग होती है, फिर उसको स्टोर करके रखा जाता है। कुछ फैक्टर्स हैं जो कि कुछ कारक हैं जो कि भोज्य पदार्थों को जब डिहाइड्रेटेड करते हैं तो प्रभावित करता है। एक तो है सरफेस एरिया, जो भोज्य पदार्थ का पीस किस टाइप से हम काट रहे हैं, छोटे छोटे पीस में काट रहे हैं या बड़े पीस में। तो अगर छोटे छोटे पीसेस में काट रहे हैं, सरफेस एरिया छोटा है, तो वो बहुत तीव्रता से मॉइस्चर को हटाता है और भोज्य पदार्थ जल्दी डिहाइड्रेटेड, निर्जलीकरण उनका देखा जाता है। टेम्परेचर टेम्परेचर को बढ़ाया जाए तो स्वाभाविक रूप से भोज्य पदार्थों का जो डिहाइड्रेशन का समय होता है वो घट जाता है और डिहाइड्रेशन बहुत जल्दी जल्दी होता है। और उसी प्रकार से एयर वेलोसिटी में जो एयर को जो हम अगर रोटेट कर दें, मूविंग कंडीशन पे ला दें, तो वो भोज्य पार्टिकल्स को जल्दी जल्दी सुखाने में हेल्प करते हैं। ह्यूमिडिटी ऑफ ड्राइंग एयर जो होते हैं उसमें कितनी ह्यूमिडिटी एब्जॉर्ब करने की क्षमता है वो उसके ऊपर निर्भर करता है कि जितना ड्राई रहेगा उतना ही वो एब्जॉर्ब जल्दी करेगा और भोज्य पदार्थ जल्दी सुरक्षित होंगे और सूखेंगे। जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी, कितनी ह्यूमिडिटी है उस भोज्य पदार्थ में, इसके ऊपर भी डिपेंड करता है। बहुत सारे भोज्य पदार्थ ऐसे होते हैं जिनमें काफ़ी अच्छी मात्रा में, काफ़ी अधिक मात्रा में आर्द्रता देखी जाती है और उस आर्द्रता को दूर करने में अपेक्षाकृत टाइम ज़्यादा लगता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर और वैक्यूम, हमको मालूम है कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर लगभग 760 mm ऑफ Hg पर पानी उबलता है और अगर प्रेशर को लो कर दिया जाए
यानी कि कम कर दिया जाए तो लगभग 32 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी भोज्य पदार्थ को सुखाने के लिए वैक्यूम तैयार होता है और साथ साथ वाटर जो है वो जल्दी बॉयल होता है। क्या क्या परिवर्तन देखे जाते हैं जब भोज्य पदार्थ निर्जलीकृत हो जाता है? एक तो है सेल टिश्यू श्रिंक हो जाता है, वो भोज्य पदार्थ सिकुड़ जाता है। दूसरा है हार्डनिंग, उसका केस जो है हार्ड हार्ड देखा जाता है। उसके जो खोल होता है, किनार होते हैं, ये कड़े हो जाते हैं और कुछ उसमें केमिकल चेंजेस भी देखे जाते हैं। ये सेल है, ये इसमें से वाटर अलग होते हैं तो भोज्य पदार्थ इकट्ठे हो जाते हैं, अंदर चले जाते हैं और इसका जो शेप है वो श्रिंक हो जाता है। और उसी प्रकार से ये सेल जो है हार्डनिंग देखी जा रही है। ये ग्रेप्स है और उसके जो सूखे फॉर्म पे आते हैं तो ये मुनक्का कहलाते हैं और मुनक्के का जो आउटर लेयर होता है, सेल वॉल होता है, वो टाइट हो जाता है, खड़ा हो जाता है। केमिकल चेंजेस भी देखे जाते हैं कि सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है, प्रोटीन्स जो होते हैं वो डीनेचुरेशन देखा जाता है, पॉलीसेकेराइड्स एग्रीगेशन देखा जाता है, जो पानी का बॉन्डिंग कैपेसिटी होता है वो कम हो जाता है। उसी प्रकार से जो सॉल्युबल कंपोनेंट्स होते हैं पानी में वो कम हो जाते हैं। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सरफेस ऑफ फूड, सरफेस जो है कम हो जाती है और उस कंडीशन पे केस जो है उसका हार्ड हार्ड हो जाता है। और वोलेटाइल जो उसमें वाष्प पाए जाते हैं वो फ्लेवर जो होते हैं वो स्पेशली इनका लॉस देखा जाता है, कम हो जाते हैं। कुछ पॉइंट है जो कि अगर हम उसको ध्यान में रखें तो ये सिस्टमेटिक ढंग से डिहाइड्रेशन किया जा सकता है। मोड ऑफ ऑपरेशन कैसा है? उसको बैच में हम भोज्य पदार्थों को ग्रुप बना करके उसको डाल रहे हैं कि कंटिन्यू डाल रहे हैं? हीट इनपुट टाइप, हीट को हम किस टाइप से दे रहे हैं? उसको चालन की विधि से दे रहे हैं, विकिरण की विधि से दे रहे हैं, कौन सी विधि से दे रहे हैं, उसके अनुसार वो भोज्य पदार्थ सूखता है, ड्राई होता है। और उसी प्रकार से स्टेट ऑफ मटेरियल इन ड्रायर, वो कौन सी कंडीशन पे हम उसको स्टेशनरी दे रहे हैं या मूविंग कंडीशन पे दे रहे हैं, तो उसको हम किस कंडीशन पे दे रहे हैं उसके अकॉर्डिंग डिहाइड्रेशन देखा जाएगा। ऑपरेटिंग प्रेशर, प्रेशर अगर वैक्यूम प्रेशर दे रहे हैं तो स्वाभाविक रूप से वो जल्दी होगा और एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे रखेंगे तो थोड़ा सा समय ज़्यादा लगता है। और उसी प्रकार से ड्राइंग मीडियम, कौन से मीडियम से हम उसको ड्राई कर रहे हैं, एयर है या फ्यूजल गैसेस हैं, फ्यूल गैसेस हैं, कौन सा हम मीडियम यूज कर रहे हैं उसके अनुसार वो सूखने की प्रक्रिया देखी जाएगी। और टेम्परेचर, तो अगर टेम्परेचर हम कम रखते हैं तो स्वाभाविक रूप से वो देर से डिहाइड्रेटेड होता है और टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ाते हैं तो वो भोज्य पदार्थ जल्दी से जल्दी डिहाइड्रेट होते हैं। और फ्रीजिंग पॉइंट आने पर अगर उसको कम फ्रीजिंग पॉइंट पे रखते हैं तो भोज्य पदार्थ जल्दी सूखते हैं। भोज्य पदार्थों को हम मैकेनिकली बहुत सारे जो ड्रायर्स होते हैं इसका उपयोग करके भी जल्दी जल्दी इसको डिहाइड्रेटेड कर सकते हैं। तो एक तो आता है पहला सन ड्राइंग जो कि नेचुरल होता है, और सन ड्राइंग में भोज्य पदार्थों को हम सूर्य की किरणों से, सूर्य की ऊष्मा से, ऊर्जा से उसको सुखाते हैं। और जो दिन होते हैं इस समय सूर्य के प्रकाश में बहुत जल्दी से अच्छे से वो सूखता है भोज्य पदार्थ। टेम्परेचर लगभग 86 डिग्री फ़ारेनहाइट कम से कम होना ही चाहिए, अगर इससे अधिक हो तो बहुत अच्छा है और उससे जल्दी जल्दी वो भोज्य पदार्थ सूखता है। और इसको हम ओपन उसमें रखते हैं। ह्यूमिडिटी अगर होगी तो उसको थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा। ट्रे ड्रायर, इसमें ट्रे बने रहते हैं और ये हॉट एयर का सर्कुलेशन जिस हिसाब से होता है उस प्रिंसिपल पर बेस्ड होता है। भोज्य पदार्थों को हम ट्रे में डालते हैं और ड्रायर के अंदर डालने से वो जल्दी जल्दी सूखते जाता है। वहाँ पर गर्म हीट
एयर देते हैं और वो उससे ड्राई होते जाता है। इसका लाभ ये है कि बहुत इजीली होता है। इसको डिफरेंट प्रोडक्ट्स को एक एक बैच बना करके हम अगर करते हैं तो ज़्यादा अच्छे से होता है। और इसके साथ वैरायटी, अगर हम एक ही टाइप के वैरायटी वाला फूड रखते हैं तो ज़्यादा अच्छे से वो ड्राई होता है। लेकिन डिसएडवांटेज ये है कि इसमें लेबर बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, लेबर की, और ये बहुत कॉस्टली पड़ता है। टाइम भी इसमें बहुत ज़्यादा लगता है। ड्रम ड्रायर, ड्रम ड्रायर ये आपको चित्र में दिखाया जा रहा है। नीचे से भोज्य पदार्थों को फीड करते हैं। वो एक रोलर जैसा रोलर रहता है और जिसके अंदर स्टीम भरी हुई होती है। भोज्य पदार्थ उसके ऊपर से जब पास होता है तो ये जो ड्रम है वो रोटेट होते रहता है और भोज्य पदार्थ उसमें से सरक करके बाजू से निकलते जाता है। और ये है मटेरियल ऑन ड्रम एंड ड्राइड फॉर्म, इसका प्रिंसिपल है। स्टीम, ड्रम में स्टीम भरा जाता है, ये इसकी वर्किंग प्रोसेस है। ड्रम को रोटेट किया जाता है, मटेरियल जो होते हैं उसके पैन में रखे हुए होते हैं और लेयर फॉर्म पे रहते हैं, पतली लेयर होती है। भोज्य पदार्थों को ड्राई करते जाते हैं, रोटेट होते जाता है। ये जो नाइफ है उसमें से थोड़ा सा खुरचते हैं या निकालते जाते हैं और वो जो है बाहर जाते जाता है और भोज्य पदार्थों को बाद में स्टोर कर दिया जाता है। ये एप्लीकेशन कैसे इसको किया जाता है, इसका सॉल्यूशन ड्राइंग करने के लिए सॉल्यूशंस लगते हैं, स्लरीज लगते हैं, सस्पेंशन, मिल्क प्रोडक्ट्स, स्टार्च प्रोडक्ट्स, एंटीबायोटिक्स जो होते हैं वो इनके अनुसार ही तैयार किए, इसी मेथड का यूज़ करके किया जाता है। इसके लाभ ये है कि ये सुटेबल हीट इसमें हमको मिलता है और सेंसिटिव मटेरियल्स के लिए जितने सुटेबल हीट की आवश्यकता है वो मिलते हैं और साइज इसकी बराबर होती है, बराबर साइज वाले भोज्य पदार्थ हमको मिलते हैं और इसमें कंप्लीट ड्राइंग देखी जाती है। कुछ डिसएडवांटेज भी हैं इसके। भोज्य पदार्थ में हाई उसका कॉस्ट भी पड़ता है। भोज्य पदार्थ जो होते हैं वो चूंकि ये डिहाइड्रेटर जो होते हैं वो कॉस्टली पड़ते हैं और स्किल्ड ऑपरेटर की आवश्यकता होती है। जो ऑपरेटर है वो कुशल होना चाहिए और अगर नॉट सुटेबल फॉर लेस सोल्यूबल सॉल्ट्स, इसके लिए सॉल्ट्स क्या कीजिए, नॉट सुटेबल फॉर लेस सोल्यूबल सॉल्ट्स। स्प्रे ड्रायर, स्प्रे ड्रायर का यूज़ जनरली मिल्क से मिल्क पाउडर बनाने के लिए, एग से एग पाउडर बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। ड्रॉपलेट के फॉर्म पे होते हैं और इसमें हॉट गैसेस छोड़े जाते हैं जिसके कारण वो ड्रायर में सूखते जाता है और वो अलग होते जाता है पाउडर फॉर्म पे। इसमें काफ़ी लार्ज क्वांटिटी में हमको भोज्य पदार्थ प्राप्त होते हैं। थर्मोलेवाइल होते हैं, हाइड्रोस्कोपिक मटेरियल होते हैं और इसके साथ मेडिसिन को भी इसमें तैयार किया जाता है। जो विभिन्न प्रकार के कैप्सूल्स होते हैं जिसके अंदर मेडिसिन भरी होती है उसको भी इसी ड्रायर से तैयार किए जाते हैं। इसके एडवांटेज ये है कि काफ़ी तीव्रता से ये प्रोसेस होता है, कंटिन्यू प्रोसेस होता है और इसमें लेबर कास्ट काफ़ी कम होता है। इसके साथ ये यूनिफॉर्म, इसके जो ये रहते हैं ड्रॉपलेट जो होते हैं ये यूनिफॉर्मली निकलते हैं और ये जो है स्टरलाइज प्रोडक्ट्स के रूप में निकलते हैं। लेकिन कुछ डिसएडवांटेज भी हैं, ये काफ़ी बल्की होते हैं और एक्सपेंसिव भी होते हैं। जो जल्दी इवोपरेट होते हैं ऐसे इसके इक्विपमेंट नहीं होते हैं और इनकी थर्मल एफिशिएंसी काफ़ी कम होती है। वैक्यूम ड्रायर, वैक्यूम ड्रायर जो होते हैं ये वैक्यूम पर अप्लाई होते हैं, इसके अंदर में वैक्यूम तैयार किया जाता है और उससे भोज्य पदार्थों को सुखाया जाता है। इसका एडवांटेज ये है कि ये इजीली ऑपरेटिंग है
बहुत आसानी से इसको ऑपरेट किया जा सकता है। और इसमें भोज्य पदार्थों को बैच बना करके और अलग अलग भोज्य पदार्थों को भी हम इसमें एक साथ डाल सकते हैं और अलग अलग मोड में हीटिंग इसमें दी जा सकती है। पर इसके डिसएडवांटेज, इसके लाभ हानि ये है कि इसमें हीट का ट्रांसफ़र बहुत धीरे धीरे होता है और लिमिटेड कैपेसिटी होती है। ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली होते हैं। फ्रिज ड्रायर, फ्रिज ड्रायर जो होते हैं ये ड्राइंग बाय सब्लिमेशन, ट्रिपल पॉइंट टेम्परेचर प्रेशर बिलो ट्रिपल पॉइंट। इसमें भोज्य पदार्थों को टेम्परेचर और प्रेशर के साथ डिहाइड्रेट किया जाता है। ऑस्मोटिक डिहाइड्रेशन, इसमें विभिन्न प्रकार के भोज्य पदार्थों को ऑस्मोसिस प्रोसेस के द्वारा डिहाइड्रेटेड किया जाता है। जो सॉल्यूशन तैयार करते हैं, ऑस्मोटिक सॉल्यूशन तैयार करते हैं, उसमें फूड सब्सटेंस को डालते हैं और उसको धीरे धीरे रोटेट करते हैं। और रोटेट करने के दौरान जो फूड सब्सटेंस में पाया जाने वाला वाटर होता है वो सॉल्यूशन पे आ जाता है और सॉल्यूशन में जो शुगर या सॉल्ट है वो फूड सब्सटेंस में चला जाता है। इस तरह से वो फूड सब्सटेंस में लंबे समय तक के बना रहता है। और कभी तो जब उसको वॉश करने की ज़रूरत होती है तो इसमें से जब जैसे पाइनएप्पल बहुत अच्छे ढंग से उसको ऑस्मोटिक डिहाइड्रेट किया जाता है। जब इसको फिर से हम ताज़ा या रीहाइड्रेटेड करते हैं तो उसमें वाटर से जब उसको वॉश करते हैं तो जो शुगर होता है वो बाहर आ जाता है और इसको हम स्क्वैश के फॉर्म पे फिर से यूज़ कर सकते हैं। ये कुछ फ्रूट्स हैं जिनको कि ऑस्मोटिक डिहाइड्रेट किया गया है। जब ये फ्रूट वेजिटेबल्स सही प्रकार से ड्राइड हुए हैं कि नहीं, इसको एग्जामिन करने के लिए हमको ध्यान रखना पड़ता है कि मॉइस्ट कंटेंट सही प्रकार से मॉइस्ट कंटेंट है कि नहीं। एक्सटेंड ऑफ ब्राउनिंग कितना हमको उसको ब्राउन रखना है वो उसके ऊपर ध्यान रखना पड़ता है। उसको एग्जामिन करते हुए हम भोज्य पदार्थ को डिहाइड्रेट करते हैं। टोटल एंड रिड्यूसिंग शुगर कितने शुगर उसमें है, टोटल शुगर कितना है, रिड्यूसिंग शुगर कितना है, इसको भी माप करके हम ड्राइड हुआ है कि नहीं हुआ है इसको हम देख सकते हैं। फ्रीडम फ्रॉम इंसेक्ट एंड रोडेंट्स डैमेज, कि जो रोडेंट्स है, इंसेक्ट है, उनसे वो कितना फ्री है, कंटामिनेट तो नहीं हुआ है। फ्री एंड बॉन्ड सल्फर डाइऑक्साइड। तो इस तरह से ये भोज्य पदार्थ होते हैं जो कि एग्जामिन किए जा सकते हैं कि वो ड्राई हुआ है या नहीं। जो ड्राइड फ्रूट होते हैं इसके बहुत सारे फायदे होते हैं। एक तो ये एक जगह से दूसरी जगह बहुत अच्छे से ले जाए जा सकते हैं और ये गुड सोर्स होते हैं फाइटोकेमिकल्स के। ड्राइड फ्रूट्स जो होते हैं ये एंटीऑक्सीडेंट्स भी काफ़ी अच्छी मात्रा में रखते हैं। ड्राइड फ्रूट्स जो होते हैं ये पैक्टिन काफ़ी अच्छी मात्रा में रखते हैं और ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल को लो करने में हेल्प करते हैं। ड्राइड फ्रूट्स जो होते हैं ये भोज्य पदार्थों में प्रीबायोटिक कंपाउंड्स रखते हैं जो कि लाइफ के लिए, जो कि बॉडी के लिए बहुत लाभदायक होते हैं। और ये एप्रिकॉट और पीच जैसे जो ड्राइड फ्रूट्स हैं ये कैरोटीनॉइड्स के बहुत अच्छे रिच सोर्स होते हैं। ड्राई फ्रूट्स जो होते हैं ये ऑर्गेनिक एसिड्स जैसे कि नाइट्रिक एसिड वगैरह और शुगर, अल्कोहल जैसे सार्बिटॉल वगैरह बहुत अच्छी मात्रा में कंटेन करते हैं। अब मैं आगे आपको भोज्य पदार्थ जो निर्जलीकृत हुए हैं इनका डिटेरियोरेशन कैसे होता है या ये खराब कैसे होते हैं उसके विषय में चर्चा करूंगी। जो भोज्य पदार्थ हम बहुत अच्छे से जिसको प्रॉपर ड्राइड किए हैं, बहुत अच्छे से स्टोर करके रखे हैं, उसके बाद भी ये भोज्य पदार्थ जो कि फ्रूट्स हो सकते हैं, ड्राइड फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स, मीट, जो बेबी फूड्स तैयार किए हैं हमने ड्राई फॉर्म पे, सूप तैयार किए हैं, ये सभी किसी न किसी प्रकार से इंसेक्ट के द्वारा प्रभावित होते हैं जो कि एक प्रकार से खामियां कही जा सकती हैं या इनके लिए हमको सजग रहने की आवश्यकता है। जो भोज्य पदार्थ में ये न केवल डेवलप होते हैं बल्कि उसको कंज्यूम भी करते हैं और लास्ट में भोज्य पदार्थ को स्पॉइल करके रख देते हैं। इसलिए ऐसे जो पैकेजिंग के समय शेड्स को, गोडाउन को बहुत अच्छे से
इंसेक्टिसाइड से बचा करके रखने की आवश्यकता होती है। और इसके साथ बीटल्स, जो कीड़े मकोड़े होते हैं, मॉथ्स, इन सब ये जो भी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, इनको भी इनसे भी बचा कर भोज्य पदार्थ को रखने की आवश्यकता होती है। और फिर इसके लिए हमको जो मेथड हम अपनाते हैं वो प्रिवेंटिव मेथड ज़्यादा ठीक होगा क्यूरेटिव मेथड्स की अपेक्षा। यानी क्योर करने की बजाय उसको हम प्रिवेंट ही कर लें तो ज़्यादा अच्छा हो सकता है। इसको हम दो प्रकार से कर सकते हैं, एक तो हीट ट्रीटमेंट से और दूसरा फ्यूमिगेशन से। जब डिहाइड्रेटेड पदार्थों को स्टोर किया जाता है तो कुछ प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखने की जरूरत होती है। ये जो भोज्य पदार्थ होते हैं, ये जो हमने डिजाइन किया हुआ स्टोरेज के लिए जगह रखा हुआ है, स्टोरेज एरिया जो है हमारा डिजाइन है, और उसी में हमको अपने भोज्य पदार्थ को स्टोर करके रखना चाहिए। दूसरा है कि जो गुड अच्छे प्रकार के भोज्य पदार्थ को क्लीन फॉर्म पे रखना चाहिए, उसका रैपर या पैकेज किसी प्रकार से कटा फटा ना हो, ऐसे रखने चाहिए। जो स्टोरेज एरिया है ये काफ़ी क्लीन और ड्राई होना चाहिए ताकि उसमें रखे जाने वाले भोज्य पदार्थ खराब ना होने पाए। जो ट्रांसपोर्टिंग, हम एक जगह से दूसरी जगह इन जो पैक्ड निर्जलीकृत भोज्य पदार्थ हैं, इनको हम एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहे हैं, तो उस समय जो ट्रांसपोर्टिंग व्हीकल्स हैं ये भी साफ सुथरा होना चाहिए। ये कुछ भोज्य पदार्थ हैं जिसको कि कैटेगराइज किया गया है। ग्रुप 1, इसके अंतर्गत कॉफ़ी, टी ये आते हैं। इनमें मॉइस्चर कंटेंट 1 to 2% देखा जाता है। ग्रुप 2, जिसमें वेजिटेबल्स, हर्ब्स आते हैं, इनमें मॉइस्चर कंटेंट 2 to 8% देखा जाता है। ग्रुप 3, ड्राइड फ्रूट्स, सीरियल्स आते हैं इसके अंतर्गत, इसमें 6 to 30% मॉइस्चर देखा जाता है। जबकि ग्रुप 4 के अंतर्गत जैम जेली को रखा गया है, जो कि 25 to 40% मॉइस्चर रखते हैं। जो डिटोरिएशन के बचाने के लिए जो हमको कुछ नियम अपनाने चाहिए, उसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं। ये ऑब्जेक्टिव्स हैं कि इनको मॉइस्चर ट्रांसफर ना होने पाए, इस चीज़ से बचा करके रखना चाहिए। और उसी प्रकार से ऑक्सीजन, एक जगह से दूसरी जगह ऑक्सीजन परमेबल ना हो सके, उसके लिए भी बचा करके रखने की आवश्यकता होती है। जो भोज्य पदार्थ हमने ड्राई करके रखा हुआ है, वो सनलाइट, एयर, इनसे उसको सुरक्षित रखना चाहिए। इनकी शेल्फ लाइफ जो है अच्छी होनी चाहिए। जो डिहाइड्रेटेड भोज्य पदार्थ होते हैं, उनकी पैकेजिंग मटेरियल को ध्यान में रखना चाहिए, जो कि ऐसे हो सकते हैं कि ये जो रिजिड कंटेनर्स होते हैं जैसे कि मेटल वगैरह, तो ये एयर टाइट होना चाहिए और लाइट प्रूफ होना चाहिए। जो सेमी रिजिड टाइप के होते हैं पैकेट्स, जिसमें कार्टून बैग्स आते हैं, इनमें भी अच्छे से इसमें भोज्य पदार्थों को रखना चाहिए जिससे कि इनकी फ्रेशनेस बनी रहे। और इसी प्रकार से प्लास्टिक के बैग्स, फ्लेक्सिबल पाउचेस ऐसे होने चाहिए जिससे भोज्य पदार्थ को सुरक्षित हम रख सकते हैं। ये कुछ रिक्वायरमेंट है जो कि डिफरेंट मॉइस्चर लेवल रखते हैं, और ये जिसके कारण कि भोज्य पदार्थ डिटेरियोरेशन देखा जाता है। ग्रुप 1, आपको अभी अभी मैंने बताया कि ग्रुप 1 के अंतर्गत टी, कॉफ़ी, सूप्स आते हैं, और इनका जो खराब होने का कारण होता है मॉइस्चर होता है। मॉइस्चर को ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिसके कारण ये लंबे समय तक के सुरक्षित नहीं रहते हैं। और इनके लिए फिर जो फॉयल होते हैं, कैप्स्टेन, ये जो होते हैं जिसमें कि मल्टी वॉल होते हैं, ऐसे वाले एल्यूमिनियम फॉयल के लेवल पैकेजिंग के लिए यूज़ किए जाते हैं। ये आपका टी, कॉफ़ी है। और उसी प्रकार से जो सेकंड ग्रुप होते हैं, इसके अंतर्गत आते हैं फ्रूट्स और वेजिटेबल्स। ये जो फ्रूट्स वेजिटेबल्स होते हैं, ये पानी की अधिकता के कारण डिटेरियोरेट होते हैं, खराब होते हैं। तो इनको भी उसी प्रकार से सील किया हुआ जो लिड्स होते हैं, ऐसे पॉली इथाइलिन एल्यूमिनियम फॉइल्स पे इसको रखना चाहिए ताकि लंबे समय तक ये सुरक्षित रहें। ये आपके फ्रूट्स वेजिटेबल्स हैं। और उसी प्रकार से ग्रुप 3, ये भी वाटर कंटेन करने के कारण, वाटर के एब्जॉर्ब करने के कारण, मोल्ड्स के कारण खराब होते हैं। ये इसके अंतर्गत सीरियल्स आते हैं, इनको भी अच्छे से सुरक्षित रखना चाहिए और ये लंबे समय तक के
सुरक्षित रह सकते हैं। जो फोर्थ ग्रुप आता है, इसके अंतर्गत जैम जेलीज आते हैं। ये ईस्ट के कारण, मोल्ड के कारण खराब होते हैं। इनको ग्लास जार में, केन में, पॉटरी में, प्लास्टिक के कंटेनर्स में अच्छे से सुरक्षित रखा जा सकता है। ये जैम जेली है जिसको कोई ग्लास में, जार, बड़े बड़े जार में इसको सुरक्षित हमने रखा हुआ है। जो क्लीन किया हुआ, अच्छे से ड्राई पैकिंग होनी चाहिए। कंटेनर्स इंसेक्ट प्रूफ होना चाहिए। जो फ्रूट जिस बैग में हम रख रहे हैं वो मेटल में रखने से पहले उसको हम प्लास्टिक बैग में अच्छे से रखें। जो सल्फर के फ्यूम्स दे रहे हैं इसको भी बहुत सावधानी से देना चाहिए, क्योंकि इससे फूड सब्सटेंस के कलर चेंज होने के चांस रहते हैं। जो ड्राइड फ्रूट्स होते हैं ये 4 मंथ से लेकर 1 ईयर तक के सुरक्षित रह सकते हैं, जिसको कि हमको हीट और स्टोरेज टेम्परेचर को सही उचित मात्रा में रखने से सुरक्षित रह सकते हैं। और उसी प्रकार से अगर हम 60 डिग्री फ़ारेनहाइट पर फ्रूट्स को, ड्राई फ्रूट्स को रखते हैं तो ये 1 साल तक के सुरक्षित रहते हैं। और 6 माह तक के सुरक्षित रखने के लिए कम से कम 80 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर होना चाहिए। जो भोज्य पदार्थ हमने परिरक्षित करके रखा हुआ है, निर्जलीकृत करके रखा हुआ है, उसमें न्यूट्रिएंट्स प्रभावित होते हैं। जैसे प्रोटीन है, तो सुखाए गए फल और सब्जियों में प्रोटीन की हानि कम होती है और इसमें ये सुरक्षित रहते हैं। कार्बोहाइड्रेट परिरक्षण के समय इनकी क्षति नहीं होती है, बल्कि उनका डिग्रेडेशन देखा जाता है, निम्नीकरण हो जाता है। भले ही ब्लांचिंग के समय कटी हुई जो साग सब्जियां होती हैं वो साबुत सब्जियों की अपेक्षा अधिक कार्बोहाइड्रेट की उसमें क्षति देखी जाती है। परिरक्षण में खनिज लवणों को किसी प्रकार से क्षति नहीं होती, जबकि अगर ब्लांचिंग किया जाए तो ब्लांचिंग के समय ये तत्व जो होते हैं, माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं मिनरल्स के, ये पानी में आ जाते हैं और वो लॉस देखा जाता है। जो फैट है, वसा, ये ताजे फल और सब्जियों में तो नहीं पाई जाती, अतः इसकी हानि कम होती है या हानि नहीं होती। विटामिन पर सूखने का बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। डिसोलिसर नाम के जो वैज्ञानिक थे, इन्होंने धूप में सुखाए गए भोज्य पदार्थों में विटामिन सी और कैरोटीन को अधिक होना बताया है। अमीन और भाटिया के अनुसार यदि आम और पपीता के को सल्फर का धुआं दिया जाए तो इनकी विटामिन सी धारण की शक्ति अच्छी हो जाती है। यानी कि विटामिन सी ये सुरक्षित रखने में हेल्प करते हैं। तो जो डिटेरियोरेशन होता है इससे बचना बहुत ज़रूरी होता है। भोज्य पदार्थ को इतना मेहनत के बाद जब हम सुरक्षित नहीं रखेंगे तो वो खराब हो जाते हैं। तो डिटेरियोरेशन से, उसका अपघटन होने से, उसको खराब होने से, स्टोरेज के समय खराब होने से उसको बचा करके रखना जरूरी होता है। जो होम साइंटिस्ट मुदम्बी एंड राजा गोपाल ने जो कहा है वो बहुत सही है। टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी आर कंट्रोल इन सच equipments and so a product of superior quality with better color, correct texture and the right flavor can be obtained। यानी भोज्य पदार्थ जो हम टेम्परेचर कंट्रोल करके, ह्यूमिडिटी कंट्रोल करके अगर रखते हैं तो उससे बहुत सुपीरियर क्वालिटी के हमको फूड सब्सटेंस प्राप्त होते हैं, जिनके कलर बहुत अच्छे होते हैं, इनका टेक्सचर बहुत सही होता है और इनकी फ्लेवर जो है वो लंबे समय तक के अच्छी मानी जाती है। धन्यवाद। जय जोहार।